एक दफा वो याद है तुमको, बिन बत्ती जब साइकिल का चालान हुआ था। हमने कैसे भूखे प्यासे बेचारों सी एक्टिंग की थी। हवलदार ने उल्टा एक अठन्नी देकर भेज दिया था। एक चवन्नी मेरी भी थी। वो भिजवा दो, सब भिजवा दो। मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति के समृद्ध मंच कस्तूरी से मैं रश्मि सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, फिल्में जो सहेजनी है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम गुलजार निर्देशित फिल्म इजाजत से जुड़ रहे हैं। 1987 की यह फिल्म है। सुबोध घोष की कहानी जो तो ग्रह पर आधारित यह फिल्म है। और आज इस फिल्म पर जिन विचारों को हम सुनेंगे, जिन्हें सुनकर हम समृद्ध होंगे, हमारे बीच हैं डॉक्टर विभावरी जी ग्रेटर नोएडा से, प्रोफेसर वंदना झा जी वाराणसी से, और प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी नई दिल्ली से। मैं आप सभी का कस्तूरी मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच हैं डॉक्टर विभावरी जी। आपने 2010 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य और सिनेमा के मध्य स्त्री दृष्टि का अंतर विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। एफटीआईआई से 2016 में 41वें फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स में सहभागिता की। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्त्री, सिनेमा और साहित्य से संबंधित विविध विषयों पर आपके आलेख प्रकाशित हैं। सिनेमा और भूमंडलीकरण, बेदादे इश्क, रुदादे शादी, उपन्यास का वर्तमान, आज के सवाल, श्रृंखला कृषि संकट जैसी संपादित पुस्तकों के लिए आपने लेखन किया है। बुलंद शहर से शिक्षण का कार्य शुरू करते हुए वर्तमान में आप गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में अध्यापनरत हैं। बहुत बहुत स्वागत आपके वक्तव्य के लिए, विभावरी जी। अभी आवाज आ रही है मेरी? बहुत शुक्रिया। एक तो इतनी खूबसूरत फिल्म पर ये जो परिचर्चा है वो आयोजित करने के लिए और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। ये फिल्म जो है मुझे लगता है कि अच्छा, मुझे आप बता दें कि मुझे कितने मिनट बोलना है। मैं उसी हिसाब से जो है अपनी बात रखूंगी और अपने पॉइंट्स जो है उसी हिसाब से मैंने उस समय सीमा के भीतर जो है आप मुझे समय बता दें कि मुझे। जी ठीक है, थैंक यू जी। तो मुझे लगता है गुलजार की ये फिल्म जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी फिल्म है जिस पर बात करते हुए मुझे लगता है कि हम सब जो है किसी न किसी लेवल पर 1987 की फिल्म है। उस समय जब वो ये रिलीज़ हुई होगी मैं बहुत छोटी रही होंगी, 7 साल मेरे ख्याल मेरी उम्र रही होगी। लेकिन अभी जब मैं सिनेमा पढ़ने पढ़ाने के तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को मैंने कई बार देखा है और हम सब जो भी सिनेमा के मुरीद हैं, हम सब के दिलों में इजाज़त का की एक ख़ास जगह है। वो जगह इसलिए भी है क्योंकि ये फ़िल्म अपने समय से आगे की फ़िल्म है। फ़िल्म जिस तरीके से एक प्रेम त्रिकोण के फ़ॉर्मेट में बंधी हुई है। 2 स्त्रियाँ हैं, उनके जीवन में एक पुरुष है और इस इन तीनों किरदारों को लेकर गुलजार साहब जो क्या कहते हैं कहानी जो है, उस कहानी पर सुबोध घोष की जो कहानी है उस पर गुलजार साहब ने एक माने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म की जो खासियत है वो ये है। मैं इन तीनों ही किरदारों पे सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी क्योंकि ये तीनों किरदार मेरे हिसाब से उस समय के लिहाज से भी 1987 का जो सिनेमा था, मुझे लगता है वो दौर पैरेलल सिनेमा का है, सिनेमा के इतिहास के लिहाज से हम देखें तो। और बहुत चंद किरदार हैं स्त्रियों के लिहाज से। अभी हम 3 मार्च को ये परिचर्चा कर रहे हैं और 4-5 दिन बाद महिला दिवस है। तो मुझे लगता है कि हमें इस लिहाज से भी इस फिल्म को देखना चाहिए और इसे मैं अपनी ज़िम्मेदारी मानती हूँ भी इस पर इस नज़रिए से चर्चा करूँगी कि जो 2 किरदार हैं, स्त्री किरदार इस फिल्म के, किरदार अपने
न सिर्फ अपने समय से आगे हैं या फिर न सिर्फ अपनी विशिष्ट संरचना के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि मुझे लगता है कि जो तीनों किरदारों का आपसी सामंजस्य है या जो केमिस्ट्री है उनके बीच, वो भी बहुत ख़ास है। और ये ख़ासियत इस लिहाज से पर्दे पर इतने पोएटिक तरीके से गुलज़ार साहब ने उकेरा है या उतारा है कि वो हर 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 दर्शक की फ़िल्म बन जाती है। हर कोई जो है उससे कनेक्ट महसूस करता है। तो सबसे पहले मैं जिस किरदार पर चर्चा करना चाहूँगी वो माया का किरदार है, जिसे अनुपमा पटेल ने निभाया है और बहुत शानदार तरीके से उसे निभाया है। माया जो नाम है उसी से हमें माने एक जो आभास मिलता है कि वो इस दुनियावी जो लिमिटेशन है, जो सीमाएं हैं उससे बाहर निकला हुआ या उस उन लिमिटेशंस को ना मानता हुआ किरदार है। वो इस दुनिया की नहीं है लड़की। और जिस तरीके से उसके पूरे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे विरोधाभासी मुझे लगता है विशिष्टताओं का समायोजन भी उसके उस चरित्र के भीतर हमें मिलता है। एक फ्रेम में जो है वो बच्चों जैसी मासूम दिखती है, तो अगले फ्रेम में जब वो अपने प्रेमी को पत्र लिख रही है तो उसमें उसके भीतर जो फिलोसॉफिकल एक अंडरस्टैंडिंग है वो उसे एक दूसरे ही दर्जे पर लेकर जाती है। तो और उसके साथ साथ जो है जो हीरो का किरदार है जब उसे प्रपोज करता है शादी के लिए तो वो मना करती है कि एक बच्चे के लिए जो है उसे बच्चा चाहिए और वो बच्चा उसे शादी की कीमत पर नहीं चाहिए। तो जब वो कहता है कि हम शादी कर लेते हैं, हमें हमारा भी बच्चा हो सकता है, तो वो कहती है कि एक बच्चे के लिए मैं शादी जैसे इतने झंझटों में पड़ूँ। तो जो हीरो का किरदार है, जो नसीर साहब निभा रहे हैं, वो कहता है कि अच्छा तो मतलब शादी तुम्हारे लिए जो है वो एक झंझट है या एक तरीके का मतलब प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से ये फ़िल्म शादी इंस्टीट्यूशन के जो लूप होल्स हैं मुझे वो एक डायलॉग याद आता है माया का जब वो बोलती है कि जब शादी माने शादी जब ख़त्म होती है तो वो सड़ने लगती है और गंदी हो जाती है क्योंकि उसने अपने माँ-बाप की शादी में जो लूप होल्स हैं उस इस इंस्टीट्यूशन के वो देखे हैं और उनसे गुज़रते हुए 2 लोग और ना सिर्फ़ 2 बल्कि वो एक संतान के रूप में वो खुद भी उससे अफ़ेक्टेड है, उससे प्रभावित है। तो इस लिहाज से उसके भीतर शादी को लेके एक नकारात्मक भाव है, एक नकार है इसके भीतर, जिस नकार भाव के प्रभाव में वो शादी के प्रति एक डिनायल से या एक तरीके के नकारात्मक भाव से भरी हुई है। और उस समय के लिहाज से एक ऐसे किरदार को रचना जो कि प्रेम में तो है, बच्चा चाहता है, साथ रहना चाहता है, लेकिन वो शादी में नहीं जाना चाहता, अपने आप में एक बहुत ही माने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाता है उसे। दूसरा जो किरदार है वो सुधा का है। एक बारगी देखने पर आपको लगता है कि वो बहुत ही जैसे कि हम कहते हैं कि एक ऐसी स्त्री के रूप में जो कि हमारा भारतीय पुरुष जो है वो सामान्यतया जैसी पत्नी चाहता है वो वैसी ही पत्नी है। सुघड़, सुंदर, केयरिंग, इवन बाहर काम करने वाली भी, वो जब चाहे वो फिर से जॉइन कर सकती है, स्कूल में पढ़ाती है। इन तमाम चीज़ों के साथ जो है वो हमें पर्दे पर जो है आती है अपनी तमाम विशिष्टताओं को लेकर और इसके साथ ही साथ वो एक ऐसी औरत भी है जो कि बहुत जिसमें ठहराव है। वो अपने पति से उसकी पूर्व प्रेमिका के बारे में बात कर सकती है, उसको अंडरस्टैंड कर सकती है, लेकिन है वो मनुष्य ही। और माने बाय द टाइम उसका जो कैरेक्टर जब डेवलप होता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो माने इन चीज़ों को स्वीकार करना बंद कर देती है। तो एक बारगी हमें जो लगता है कि नहीं ये किरदार तो माने सब कुछ माने एक तरीके का सबमिसिव किरदार है या उसको जो है मतलब जिस तरीके से चाहो उसे ले जाया जा सकता है उसके पति द्वारा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर वो जब छोड़कर चली जाती है महेंद्र को, तो हमें लगता है मतलब जो दर्शक है वो भी माने उसको लगता है कि अरे ये क्या हो गया? और सिर्फ़ एक लाइन छोड़ के कि मैं तुम दोनों के बीच
शायद गलती से आ गई थी, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम माया के किरदार को देखते हैं, वो भी विरुद्धों का सामंजस्य वहाँ पर हमें दिखता है। हम सुधा के किरदार को देखते हैं, वहाँ भी विरुद्धों का सामंजस्य हमें दिखता है। और जब हम इन तीनों, जो महेंद्र है, महेंद्र एक सामान्य भारतीय पुरुष है, जिसके लिए लेकिन मुझे लगता है कि उसके भीतर वो ईमानदार है अपनी भावनाओं में। उसने शादी से पहले सुधा को सब कुछ बताया हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसे अंधेरे में रखकर उसने शादी कर ली है और उसका अफेयर है, और परिस्थितियों के मारे हैं ये तीनों ही किरदार। लेकिन इन तीनों के बीच की जो केमिस्ट्री रची गई है, मैं फिर से कहूँगी कि ये मैंने जो दृश्य श्रव्य माध्यम में गुलजार ने एक पोइट्री रची है, और जब हम उसे देखते हैं तो वो जो कविता है वो हमारे भीतर उतरती जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। इतना माने इस तरीके का एक जीवन जहाँ पर कि एक प्रेमिका है, वो भी पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रही है और शायद उसको स्वीकार भी कर रही है। एक पत्नी है जो समझ रही है कि माने वो उसका पति भी परिस्थितियों का मारा है, या तमाम चीज़ें, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो उन तमाम चीज़ों को सहना या एक्सेप्ट करना बंद भी कर देती है। यही मनुष्य होना है, मुझे लगता है। और इस चीज़ को मुझे लगता है कि गुलजार साहब ने बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से पर्दे पर उकेरा है। तो ये एक खास बात। और इसके साथ ही साथ इस फिल्म के जो गीत हैं, उन गीतों का जो मुझे लगता है कि बहुत कम फिल्में होती हैं जिन फिल्मों में जो गीत हैं वो उस नैरेटिव का इस तरीके से अभिन्न हिस्सा होते हैं कि अगर उन गीतों को निकाल दिया जाए तो कुछ खालीपन बाकी रह जाएगा उस फिल्म में। तो वैसे ही मुझे लगता है मेरा कुछ सामान, जो कि एक माने एक क्लासिक है, उसके लिए आशा भोसले, गुलजार साहब दोनों नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। वो अपने आप में एक माने इस फिल्म की पूरी फिलॉसफी जो है वो बयां करता हुआ सा गीत है। और एक दूसरा जो मुझे मैंने एक खूबसूरत गीत है वो कतरा कतरा है, कतरा कतरा मिलती है। ये दोनों ही गीत मुझे लगता है एक प्रेमिका के लिहाज से, जिसने उसका घर छोड़ दिया है, उसका कुछ सामान था जो उसकी पत्नी ने भिजवा दिया है, लेकिन वो तमाम यादें, वो मेमोरीज, वो साथ गुजारे हुए पल जो उन दोनों के बीच थे, वो कैसे भिजवाएगा। और वो मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो गीत उसको आगे लेकर जाता है। और कतरा कतरा मिलती है, जो एक पत्नी है उसके भीतर की जो संवेदना है, वो कैसे जो है वो जिंदगी को जिस मोड़ पर, जिस बिंदु पर जिंदगी उसे मिल रही है, उसे जी लेना चाहती है। और उसे भी पता है कि उसका पति किसी और के प्रेम में है, लेकिन अगर वो उसकी जितने भी समय का साथ है वो उस साथ को जी लेना चाहती है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत ख़ास है। और बहुत बहुत अलग अलग तरह के मैंने मुझे लगता है व्यू पॉइंट्स मैं पढ़ भी रही थी इस पे, बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ लिखा है। मुझे लगता है कि जितने इंसान जब कोई फिल्म देखता है, मैं कई बार मुझे लोग बोलते हैं अच्छा ये फिल्म अच्छी है मैं देखूं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर फिल्में जो है वो मैंने किस माइंडसेट से आप देख रहे हैं, किस जगह देख रहे हैं, किसके साथ देख रहे हैं, अकेले देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ों पर असर मैंने का असर पड़ता है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो समान रूप से अगर आप एक सचेत दर्शक हैं या सिनेमा के मुरीद हैं तो वो आपको पसंद आती है। और वो पसंद आने के जो एलिमेंट्स हैं वो अनिवार्य तौर पर ऑडियो विजुअल होते हैं। माने सिनेमा अपने आप में एक भाषा है चूंकि, तो वो अपनी भाषा से जो कम्युनिकेट कर रहा है और किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है कि एक फिल्म जो है वो क्लासिक बन जाती है, वो हर किसी को पसंद आ रही है और हर कोई इससे कनेक्टेड महसूस कर रहा है। तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मुझे लगता है कि देखने वाले बहुत कम लोग होंगे जो कि जो इसको उस तरीके से उससे जुड़ाव नहीं महसूस कर पाते। तो खैर अभी ये मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी इस पे बात कर लिया है, और आगे जो है इस पे कुछ कुछ बातें और है जो मैं बात के राउंड में जो है रखना चाहूँगी। तो फिलहाल मेरा ये इस फिल्म को लेकर ठीक है। इजाजत समय से आगे की फिल्म है।
तीनों किरदारों सुधा, महेंद्र और माया का सामंजस्य प्रभावित करता है। माया दुनिया की होकर भी दुनिया के बनाए उसूलों नियमों से मुक्त है और माया की जो दार्शनिक समझ है वो हमें प्रभावित करती है। तो चरित्र में ठहर महेंद्र अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है और ये कह सकते हैं कि परिस्थितियों के मारे तीनों किरदार हैं और फ़िल्म के दर्शन को बयाँ करता गीत है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ये कुछ सूत्र वाक्य जो मैंने नोट किए हैं। गुलजार साहब का ही एक मैं साक्षात्कार पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी लम्हों को जोड़कर बनाई जा सकती है, बरसों को नहीं। हासिल तो वो लम्हे ही हैं, उसी में मुझे ज़िंदगी के आसार ज़्यादा नज़र आते हैं बजाय कि किसी बड़े फ़लसफ़े के। और अभी जैसे कि आपने अपने वक्तव्य में उस गीत का ज़िक्र भी किया, मेरा कुछ सामान, मुझे लगता है कि माया ने जो लिस्ट भेजी है, एक प्रेमिका के हृदय से निकली जो एक वो लिस्ट है, उसमें वो उन पलों की ही माँग कर रही है जिन पलों को मिलाकर एक ज़िंदगी मुकम्मल होती है। तो बहुत ही संक्षिप्त और लेकिन बहुत ही संवेदनात्मक तरीके से और आपने अपनी कुछ बातें रखी हैं हमारे बीच में। मैं कस्तूरी मंच की ओर से सभी की ओर से आपके प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद विभावरी जी। हमारे बीच हैं प्रोफ़ेसर वंदना झा जी, वसंत महिला विद्यालय राजघाट वाराणसी से। आप हिंदी विभाग में आचार्य हैं। आपकी ख्याति विशेष रूप से सिनेमा और समकालीन विमर्श के अध्येता के रूप में है और अभी मैं परिचय जब देख रही थी पहली फ़िल्म में भी जब मैं चर्चा कर रही थी तो परिचय इतना बड़ा है कि ये मेरे लिए चुनौती है कि मैं क्या छोड़ूँ और क्या अपने पास लिख लूँ। और बाद में समय भी और बाद फिर जब हम बातचीत करते हैं तो ये भी आता है कि कुछ छूट गया। तो मैं संक्षेप में बात रखूँगी कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के अकादमिक दायित्वों से आप जुड़ी हैं। अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, इंडोनेशिया और मंगोलियाई भाषा और संस्कृति की आप जानकार हैं। निरंतर आप जो है लेखन और साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ी रहती हैं। वर्तमान में आप नवनिर्मित मैथिली अध्ययन केंद्र बीएचयू की सह समन्वयक हैं। आपका कविता संग्रह है वरुणा का होना, उस संग्रह की एक कविता है, उसके कुछ पंक्तियों के साथ मैं आपको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूँगी कि मैं टकराकर उससे अस्तित्व की अनिवार्यता महसूस करता हूँ। मैं टकराकर उससे अस्तित्व की अनिवार्यता महसूस करता हूँ। सदियां बीत गई हैं इंतजार में, वो यूं ही खड़ी देखा करती है। चढ़ रही हैं बेलें उस पर, हवाओं के रुख ने मुझे भी मोड़ना चाहा। उसे नहीं पता क्या-क्या जतन करता हूँ। सौ-सौ समुद्र का जल भर उसे पाने की जिद करता हूँ। बहुत-बहुत स्वागत आपके वक्तव्य के लिए प्रोफेसर वंदना झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि हमें बुलाने के लिए और आपकी ही बुलाहट का असर है कि कॉलेज से सीधे रास्ते में एक मंदिर के पास हम रुके हुए हैं और आपके कार्यक्रम के समाप्त होने तक यहीं रहेंगे तो थोड़ी बहुत घंटियों की भी आवाज थोड़ी देर के लिए आ रही होगी और मुझे लगता है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जहां हम प्रकृति के बीच में हैं। अंत में हमने कहा पंडित जी को कि थोड़ा सा आप अपनी जगह दीजिए और मुझे बोलने दीजिए, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो हम वहीं से आपसे जुड़ रहे हैं और आपके साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। बहुत अच्छा विभावरी जी ने बोला, एक प्रकार से पूरी फ़िल्म की पटकथा को उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जिससे हम सबों को समझने में और भी आसानी होगी, क्योंकि हम तो टुकड़ों में उसको सोच रहे थे बोलने का और उन्होंने एक फ़लसफ़ा पूरा तैयार कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि जब मैं इस फ़िल्म से गुज़र रही थी, तो थोड़ा-सा उसकी सिनेमेटोग्राफ़ी पर मैं बात करूँगी क्योंकि उस फ़िल्म को आप गौर कीजिएगा, तो जब उस फ़िल्म की शुरुआत होती है, तो उसमें झरने का सोता बहता है। उसमें जो झाड़ियाँ हैं, उससे होकर के पानी गुज़र रहा होता है और आप नीला आसमान देखेंगे, सागर की गहराई देखेंगे और इस हरियाली के बीच से जो जीवन की तैयारी है, जीवन की जो दिशा है, वह वहाँ से परिचालित हो रही है। पूरी जो फ़िल्म है जैसा कि बताया गया कि 1987 में आई हुई फ़िल्म है और इसके जो किरदार हैं और जो प्रेम संबंध है, प्रेम त्रिकोण है, एक प्रकार से ये क्रांतिकारी फ़िल्म है।
क्योंकि यह इतना आसान नहीं है भारतीय संदर्भ में यह दिखाना कि आप विवाह करते हैं और आप अपने पूर्व प्रेमी को भी बयां करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसके भी साथ संवाद स्थापित करते हैं और घर के भी अंदर उस संवाद को लाते हैं और स्पष्टता के साथ उसमें चिंतन करते हैं। तो जो एक 87 की जो भावभूमि है भारत की, उसके उस नजरिए से देखा जाए तो बिल्कुल ये क्रांतिकारी फिल्म है, क्योंकि प्रेम को इतनी सहजता से लेना और उसमें भी जहां पर कि प्रेम के इतने परिप्रेक्ष्य हैं और उसमें भी अपनी पत्नी के साथ यह कहना कि यह प्रेमिका, वह प्रेमिका और उसका ये सामान, तो एक प्रकार से जो यह उदात्तीकरण है और भाव का जो उदात्तीकरण है, यह बहुत मुश्किल है और यह यहाँ पर गुलजार इस तरह की कोशिश करते हैं। तो एक प्रकार से यह क्रांतिकारी फिल्म है। दूसरी बात है कि हम स्टेशन से उस फिल्म की शुरुआत होती है और स्टेशन पर जहां सब लोग रुके हुए हैं और वहीं पर समाप्त भी होती है। यदि आप हॉलीवुड की फिल्मों को देखें तो कॉफी टेबल पर फिल्म की शुरुआत होती है और कॉफी टेबल पर समाप्त हो जाती है और इसमें भी लगभग वही तरीका अपनाया गया है और पूरे आप देखें कि पूर्व दीप्ति शैली में, यानी कि पूरे फ्लैश बैक में वो फिल्में चलती हैं, लेकिन जो शुरुआत का जो तरीका है जहां से है, समाप्ति भी उसकी वहीं पर है और उसमें जो देखने की एक विशेष दृष्टि है वह उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि रेखा जब दरवाजा खोलती है और जब सामने में नसीरुद्दीन शाह है और जब उनकी आंखों ही आंखों में जब मुलाकात होती है, तब आप देखेंगी कि वहां पर एक सिलेट इफेक्ट में एक जो पीछे का जो एक उसको कहेंगे छाया, साये के रूप में जो उनका चेहरा दिखाई देता है, वो बहुत कुछ फिल्म कहती है, क्योंकि एक स्त्री खड़ी है और एक स्त्री का अतीत है और एक स्त्री का भविष्य है। तो एक ही रेखा के कई-कई इफेक्ट्स जो फिल्मकार ने दिखाए हैं, वो अपने आप में अनूठा है और शायद ये इसकी इस फिल्म की ऐसी विशिष्टता है कि जो हमारे ज़हन में वो बस जाता है। आप पूरी फिल्म को देखें तो ऐसे कई दृश्य आते हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर आता है, वो स्टेशन के अंदर जहां पर वो लोग वेटिंग रूम में रुके हुए हैं, दरवाजा खोलता है और कहता है कि विस्की में बहुत ठंड है और आप देखें मौसम भी है कि कुछ बारिश हो रही है, अंधेरा है, ये सारी चीजें हैं और एक जो और खास चीज जो उसमें दिखाई देती है कि जब मैं शेयर कर रही थी रश्मि से, तो मैंने कहा था कि देखिए ये जो है एक पारदर्शिता है इसमें, मतलब कि ट्रांसपेरेंट ब्यूटी है इस फिल्म में। क्यों? क्योंकि हर जगह आप देखेंगे कि कांच की किरचों से चीजें आ रही हैं निकल करके, धूप की जो रोशनी है वो थोड़ी सी चमकदार है, जो बिजली की जो कड़क है वो बिल्कुल कड़कती हुई सी है, जो आसमान है ना वो बहुत खुला हुआ है ना कुछ बुझा हुआ है, यानी कि वो एक प्रकार से जो इस तरह का रिदम पैदा कर रहा है कि जिसके माध्यम से जो एक ऐसा निर्देशक, ऐसा गीतकार जो फिल्म बनाता है और आपको उनकी उस छवि का दर्शन हो जाएगा जिसमें कि वो एक चित्रकार की भांति दिखते हैं और इसीलिए ये जो पूरी फिल्म है एक कोलाज की तरह मुझे दिखाई देती है, जहां पर आप देखें कि टुकड़ों-टुकड़ों में बटा हुआ है। एक जो गाने की बात आपने की कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है और खास करके 87 का जो युवा है, यदि नसीरुद्दीन शाह को हम देखें तो वो सिगरेट पीता है और चेन स्मोकिंग करता है और उसके साथ ही वाइन पीता है और उसमें कोई गुरेज नहीं है और वो फोटोग्राफी करता है। तो एक जो बिटनी कल्चर का जो हमने देखा था वो आप देखें तो इस तरह से बिखरा हुआ, टूटा हुआ और अपने आप को समेटने की जद्दोजहद वाला वह युवक है। तो एक प्रकार से एक फोटोजेनिक फेस लेकर के आता है, फोटोग्राफी करता है, वो सिगरेट पीता है, वाइन पीता है, तो एक प्रकार से भटकाव हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो हस्बैंड वाली जो हम लोग पति वाली जो ग्रेविटी की बात करते हैं, जो पारिवारिक व्यक्ति करते हैं, उससे यह फिल्म कहीं आगे जाकर के बात करती है और कहीं न कहीं जो ये जो पश्चिम की जो संस्कृति का आगमन है या जो वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में या भारतवर्ष के सामाजिक जीवन में जो बदलाव हो रहा है विवाह के मद्देनजर, यह भी गुलजार दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहाँ टूटन है, कहाँ बिखराव है और कहाँ बदलाव की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात है कि उसको एक्सेप्ट करना।
यानी कि इस फिल्म में आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, किसी पर आप गुस्सा नहीं प्रकट कर सकते हैं। ये एक स्त्री की फितरत या एक आदमी की फितरत क्या हो सकती है और उसके ज़हन में क्या हो सकता है, और कहीं किसी को किसी से मलाल नहीं है इस फिल्म में। तो आप बाद में जब अंत में उसका पति लेने आता है, जो शशि कुमार आते हैं, शशि कपूर आते हैं लेने के लिए, और वहीं नसीरुद्दीन शाह को देखते हैं और बहुत देख करके आंखों ही आंखों में जो उत्तर प्रत्युत्तर होता है और चल जाते हैं, और उसके साथ ही रेखा चली जाती है। तो ये एक्सेप्ट करना भी एक सहृदय का होना, और इन सारी तमाम झंझावातों को सहेजते हुए यह फिल्म जिस गति से स्मूथली चलती है, ये निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और यह जो 87 का दशक है, इसमें इस तरह के जो प्रयोग हैं वो बहुत। और दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि जब इसकी शूटिंग हो रही होगी तो आप कैमरे का प्रयोग देखें, कैमरा कई जगह हिलता है, और यह जो कैमरा जब आप कंधे पर लेकर के जब शूटिंग करते हैं तो वो अधिक रियलिस्टिक होता है। और इसीलिए आप इस फिल्म में कई सारे इमेजेस ऐसे हैं जो रियल हैं। इसमें ट्रेन गुजरती रहती है, इसमें बारिश होती रहती है, इसमें जो अंधेरा और अंधेरे के बीच में जो शीशे की जो एक किरचें जो आवाज करती हैं, वो आप देख सकते हैं। और ये सारी कहानी, ये सारा दृश्य एक पेंटर ही देख सकता है, एक चित्रकार ही देख सकता है। और उस कोलाज के माध्यम से जो स्त्री पुरुष के जो संबंधों का बदलाव है, एक दूसरे की जो स्वीकार्यता है, जो जीवन में बदलाव है, यदि उस दृष्टि से देखें तो ये कहानी बहुत कुछ कहती है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बातों को कहने में कामयाब हूं, और अब आप लोग आगे बढ़े। जी सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब आप ईश्वर के दरवाजे पे पहुंचकर और उनसे इजाजत लेकर इजाजत पे बात करते हैं, तो जो बात निकल कर आती है वो कुछ ऐसी होती है। और बीच बीच में बज रहे घंटे ये उस पे मुहर भी लगा रहे थे कि बात जो जा रही है वो दिल से निकल रही है और दिल तक पहुंचेगी। ने कहा कि 1987 के भारतीय परिवेश की दृष्टि से इजाजत एक क्रांतिकारी फिल्म है, विशेषकर प्रेम की दृष्टि से। स्त्री के अतीत और भविष्य का फिल्मांकन विशिष्ट है। फिल्म में सब कुछ पारदर्शी है। इजाजत फिल्म फूलों से सजा कोलाज है, और युवा का भटकाव महेंद्र के चरित्र से परिलक्षित होता है। मैं सिनेमा की कुछ किताबों से इन दिनों गुजर रही थी, तो एक मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है लेखक का, लेकिन ये मैंने पढ़ा कि निर्देशक के दिल की जो बात है वो कुशलता से पर्दे पे आए। इस पे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो कैमरामैन की होती है। वो किस तरीके से कैमरे को कहाँ ले जाता है और कहाँ ले जाकर आपको जोड़ता है, ये उसका कमाल होता है। और आपने विशेष करके दृश्यों की बात की, और किस तरीके के झरने हैं, स्टेशन है, और मुझे लगता है कि कम शब्दों में गुलजार का ही एक कथन है कि कम कहने में ज्यादा तासुर होता है, ज्यादा कहने से अर्थ डाइल्यूट हो जाते हैं। तो गुलजार ने, मुझे लगता है, इस फिल्म में कहा कम है, दिखाया ज्यादा है। और ठीक उसी तरीके से इस फिल्म पर बात रखते हुए आपने संक्षिप्त अपनी बात रखी है, लेकिन बहुत कुछ कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कस्तूरी मंच की ओर से आपको सुनने का हमें अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वंदना झा जी। हमारे बीच हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। एक अगली चुनौती है मेरे लिए, क्योंकि यह भी जो परिचय की जो लिस्ट है मेरे पास वो बहुत बड़ी है। मुझे क्या छोड़ना है, क्या लेना है, ये तो कुछ बातें जो पिछली बार मैंने नहीं कही थी वो बातें मैं कह देती हूँ कि अभी इन दिनों फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे जो पुस्तकें बार बार गुजर रही हैं कि कवि का विश्व, जितेंद्र श्रीवास्तव का कवि कर्म डॉक्टर चैन सिंह मीना द्वारा संपादित किताब है, और आस्था और विवेक साहित्य संस्कृति और सिनेमा। और सबसे अच्छी बात हम विद्यार्थियों के लिए है कि वो पेपर बैग में उपलब्ध है। तो ये इस तरीके की एक नई आमद हमारे बीच में है। आप निरंतर जो आपकी प्रशासनिक और अकादमिक जो जिम्मेदारियां हैं, इसके साथ भी आप हम
हम बच्चों के बीच में होते हैं, विद्यार्थियों के बीच में होते हैं। वर्तमान में आप अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में निदेशक की भूमिका में है, हिंदी के आचार्य हैं। कविता समय पर मैं आपकी कविताओं की जो श्रृंखला है उससे गुजर रही थी, एक कविता मुझे मिल गई है जिसको पढ़कर मैं आपको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूंगी। कविता का शीर्षक है उम्मीद। कोई किसी को भूलता नहीं पर याद भी नहीं रखता हरदम, कोई किसी को भूलता नहीं पर याद भी नहीं रखता हरदम, पल पल की मुश्किलें बहुत कुछ भुलवा देती हैं आदमी को, और वैसे भी जाने अनजाने हर यात्रा के लिए मिल ही जाते हैं साथी। बहुत बहुत स्वागत आपके वक्तव्य के लिए प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। आदरणीय बहन और मित्र प्रोफेसर वंदना झा, प्रिय विभावरी, प्रिय रश्मि और मित्रों, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। विभावरी जी ने भी और वंदना जी ने भी बहुत सारी बातें फिल्म की कह दी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें दोहराऊं नहीं, कहीं कहीं कुछ बात अगर जुड़ती हुई आएगी तो मैं कहूंगा। गुलजार के बारे में मेरी एक धारणा है, और मेरी क्या, मुझे लगता है कि बहुतों की ये धारणा है कि गुलजार की फिल्में जो हैं वो एक सधी हुई और कसी हुई कविता की तरह होती हैं, जहां आपको कोई स्फीति नहीं दिखाई देती है। जैसे एक अच्छी कविता में कोई स्फीति नहीं होती है, एक भी शब्द व्यर्थ का नहीं होता है, एक पूरा ढांचा एकदम मुकम्मल होता है। तो गुलजार की सभी फिल्में अगर आप देखिए जो उन्होंने बनाई हैं और जिसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी है, आप देखें बहुत कसी हुई फिल्में हैं। एक और बात, प्रेम उनकी फिल्मों का प्राण तत्व है। यहां तक कि माचिस जैसी फिल्म में भी प्रेम ही का जो प्रसंग, जहां उनको फिल्मांकन करना है प्रेम का प्रसंग का, वहां उनकी प्रतिभा अधिक दिखाई देती है। तो प्रेम जो है एक प्राण तत्व की तरह है गुलजार के फिल्मों में। बंगाल के रूमानी साहित्य का उन पर गहरा प्रभाव है। बंगाल का जो रूमानी साहित्य है उसका गहरा प्रभाव है, और हिंदी सिनेमा में जो बहुत थोड़े से निर्देशक हुए जो सचमुच रूमान को सही संदर्भों में प्रस्तुत कर पाए पर्दे पर, गुलजार उनमें से एक हैं। क्या होता है कि बहुत सारी जो हम प्रेम कहानियां देखते हैं फिल्मों में, उनमें वास्तविक रूमान कई बार दिखता ही नहीं है। लगता है क्या देख के चले आए, कुछ कहानी, मतलब कुछ गाने, कुछ इधर उधर, कुछ इस तरह की चीज। एक सचमुच का रोमांटिसिज्म जो कहीं भीतर होता है व्यक्ति के, और जो उदात्त बनाता है उसे, वो गुलजार की फिल्मों में आपको दिखाई देगा। और ये उन्होंने बंगाल के साहित्य से अर्जित किया है। ये एक, हालांकि वो बंगाली नहीं है, लेकिन जाहिर है कि राखी उनकी जो मित्र और पत्नी रही, और बंगाल का काम किया उन्होंने। अपनी उनकी सारी ट्रेनिंग जो है वो बंगाल से आए निर्देशकों के साथ हुई और सीखा उन्होंने। तो एक तीसरी चीज, चौथी चीज, विभावरी भी उस बारे में बात कर रही थी और वंदना जी भी बात कर रही थी। संगीत जो है वो प्राणवायु की तरह है, साहित्य की भाषा में मैं कहूंगा प्राणवायु की तरह है गुलजार की सभी फिल्मों में। और सिर्फ इस फिल्म में नहीं, गुलजार की किसी भी फिल्म में गीत जो है वो उनकी जो विषय वस्तु है फिल्म की, उससे अलग नहीं होते हैं। वो एक तरह से विषय वस्तु का ही एक्सटेंशन होते हैं। कई बार गद्य में जो चीज नहीं कह पाता है आदमी, कई बार लगता है कि उसको फिल्म मतलब फिल्मांकित नहीं कर पाएगा, तो गुलजार वहां कविता का आश्रय लेते हैं। और गुलजार के गीत जो टिपिकल सिनेमाई गीत हैं उनसे थोड़े अलग हैं। वहां पर भी उन्होंने छंदों को तोड़ा है और बहुत सारे काम किए हैं। ये गीत जो बहुत चर्चित गीत जिसका जिक्र भी हो रहा था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये आप देखेंगे तो एक तरह से मुक्त छंद में ही है ये। एक है, लय है पूरी, एक तनाव है इसमें, लेकिन उस तरह से बहर का जो होता है अनुपालन उस तरह नहीं हुआ है इसमें। लेकिन कविता तो कविता होती है, छंद से कविता नहीं बनती। कविता हो तो छंद का मामला बनता है। तो गुलजार के वहाँ जो गीत हैं वो सही अर्थों में कविता की तरह हमारे पास आते हैं। इतनी बातें। इसके जो दो गीत हैं, खाली हाथ शाम आई और
ये जो मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास, पर दोनों बहुत ही उम्दा गीत हैं। और मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है 1987 में जब ये फिल्म आई, और उसी के आसपास जब इसके कैसेट रिलीज हुए, उन दिनों तो कैसेट वाला दौर आ गया था, वो जो प्लेयर होता था उससे अलग हो गया था मामला। तो अ, छोटे कस्बों और शहरों में एक तरह से जो युवा वर्ग था उनकी आत्मा का रसायन बन गया था यह गीत। इसके शब्द जैसे होता है, एक निर्झर झर रहा, जैसे एक झरना गिर रहा हो, उस तरह से इसकी एक एक पंक्ति आपके पास आती है। आप अगली पंक्ति के बारे में कल्पना नहीं कर पाते कि अगली पंक्ति क्या आएगी, आप तुक नहीं मिला सकते अगली पंक्ति का। सामान्य फिल्मी गीतों में अगली पंक्ति का तुक मिला लेते हैं आप। इस गीत में आप अगली पंक्ति का तुक नहीं मिला सकते, हर पंक्ति अलग बात कहती हुई आती है। तो ये एक बहुत विशिष्ट बात थी, एक तरह से कह सकते हैं कि अ, एक ऐसा गीत था जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जो लोग हिंदी भाषी नहीं थे उन तक भी ये लोकप्रिय हुआ। और खास करके छोटे कस्बों शहरों में तो विशेष तौर पर जहां पर मध्यवर्गीय जीवन में प्रेम की अनंत विडंबनाएं होती हैं, वो चूंकि ये फिल्म भी प्रेम की विडंबना और जीवन की जो विडंबना है और जो नियति एक चीज होती है, हम माने न माने जीवन में तमाम चीजें उसको पकड़ने की कोशिश करती है। देखिए क्या है ना कि कोई भौतिक वस्तुएं लौटा सकता है, आप देखिए इस गीत को, कोई भौतिक वस्तुएं लौटा सकता है ना, कि कोई चीज है, हाँ, वो लौटा सकता है, लेकिन वह द्रव कोई कैसे लौटाएगा जो किसी की सांसों में घुल गया है, जो रक्त मज्जा में समा गया है, घुल गया है। हाँ, तो उसको कोई कैसे लौटाएगा। और जिस समय ये चीजें आप में विलीन हो रही होती हैं, आप में मिल रही होती हैं, उस समय ये कहाँ पता होता है कि एक दिन कोई लौटाने की बात करेगा, ये भी पता नहीं होता है। ये जो मतलब आयरनी है, ये जो संबंधों की आयरनी है, जो प्रेम की आयरनी है, उसको ये कविता बहुत सुंदर ढंग से सामने रखती है। और क्रमशः इस गीत के बारे में अगर मैं कोई सूक्ति वाक्य कहूं और मैं इसको थियराइज करना चाहूं तो कहूंगा कि यह गीत जो है वो प्रेम की अमरता और नश्वरता का गहरा द्वंद्व लिए हुए है। इस गीत में प्रेम की अमरता और नश्वरता दोनों का गहरा द्वंद्व है इस गीत में। मतलब एक तरह से आप मतलब आप उससे गुजरते हैं, आप उसको एक एक तरफ नहीं निकाल के रख देंगे कि ऐसा ही है ऐसा ही है। तो ये एक विलक्षण चीज है इस फिल्म के साथ ना। फूल भी चुभ सकते हैं, यह गीत जो है ये सत्य सामने ले आता है, कहाँ कल्पना होती है, ये तो कवि ही पहचानता है, कोई फिल्मकार ही पहचानता है। और गुलजार की तमाम फिल्में, जैसे मैं कह रहा था, उनको आप एक कविता की तरह भी पढ़ सकते हैं, संश्लिष्ट कविता की तरह पढ़ सकते हैं, व्याख्यायित कर सकते हैं। ट्रेन इस फिल्म में, वंदना जी उसका जिक्र कर रही थी, ट्रेन इस फिल्म में एक रूपक की तरह है। शुरू से लेकर आखिर तक आप देखेंगे एक रूपक की तरह जो है ट्रेन आती है। कई दृश्यों में ट्रेन की जो खड़खड़ाहट है, उसकी आवाज है, वो अव्यक्त को व्यक्त करने के लिए आई है। बहुत सारी चीजें जो शब्दों में नहीं कही जा रही हैं, बहुत सारी चीजें जो कहीं दृश्यों में जिनका लोप हो जाने का भय है, वो ट्रेन की आवाज से उस गैप को गुलजार भर लेते हैं, वो खाली जगह भर लेते हैं। कई जगह दृश्य आते हैं और जो भीतर की खदबदाहट है वो इससे पता चलती है। जो सारे चरित्र हैं उनके भीतर की खदबदाहट जो है वो इन ट्रेन के माध्यम से आती है। और ये बड़ी बात है इन चीजों को पकड़ना। बारिश के पानी की बात, नल के टपकने का भी मामला है, लगातार नल के टपकने का उसमें आवाज आती रहती है। ये रिसने का है, कोई चीज है जो भीतर रिस रही है, जिसे कुछ कहा जा रहा है, कुछ अनकहा रह जा रहा है। तो यह एक बड़ी चीज इसमें निकल करके आती है। और यह एक ऐसा रिसाव है जिसे कोई पक्ष रोक नहीं पाता, शायद रोकना भी नहीं चाहता। वो है, एक निरंतरता है उसमें। सुधा और माया जिक्र कर रही थी विभावरी उनके नाम को लेकर के, और नाम की व्याख्या करेंगे तो ठीक ही है। एक सुधा है, अमृत है, एक माया है जो दुनियावी चीजें हैं। लेकिन ये दो स्त्री छवियां हैं, ये सही बात है, और एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन कई बार एक दूसरे में समाती हुई भी हैं। कई जगह माया सुधा होने की इच्छा रखती है और विवाह का बिल्कुल अस्वीकार नहीं करती विभावरी। विवाह
के प्रति उसमें जो क्षोभ है वो अपने माता पिता के जीवन से की त्रासदी से निकला हुआ है। वह कोई उस मतलब कोई दार्शनिक पक्ष नहीं है उसका, वह उसकी मतलब उसकी जो विडंबना उसने देखी है वो वहां से लेकर आई है। वो चाहती है कि जीवन में हो, लेकिन भय है पीछे का बहुत सारा, जो अंधेरा उसने देखा है, उस अंधेरे का एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी आत्मा पर, उसकी मतलब पूरी मनोरचना पर उसका बहुत गहरा असर है। इससे भागती है वो, उससे, इससे वो निकलना चाहती है। और आप इसकी तुलना करना चाहें तो कामायनी में जो इड़ा और श्रद्धा का जो दो चरित्र है, कुछ हद तक आप चाहें तो आमने सामने रख सकते, एकदम वो ऐसा नहीं है पूरा का पूरा, लेकिन कामायनी के इड़ा और श्रद्धा को माया और सुधा के रूप में आप रख करके थोड़ी दूर तक चल सकते हैं कि उसको नए ढंग से थियराइज किया है गुलजार ने। लिव इन की जो अवधारणा है, उसका संकेत पहली बार बहुत साफ सुथरे ढंग से इस फिल्म में आया है। लिव इन की जो अवधारणा है, माया उसके साथ रह चुकी है, वो कहता भी है, सुधा को जब बताता है तो बताता भी है कि हमने सिर्फ विवाह नहीं किया है, हम साथ रहते हैं। तो जो लिव इन की आज अवधारणा है, सारी चीजें हैं, ये उसको लेकर आए थे। उसके पीछे भी हमारे वहां ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, मैं ये कतई नहीं कहने जा रहा, उसको बहुत साफ सुथरे ढंग से रखने की कोशिश की है। त्रिकोण है इसमें, स्त्री के संदर्भ में परिवार, प्रेम और मुक्ति का त्रिकोण है इस फिल्म में। परिवार है, प्रेम है और मुक्ति है, इनका त्रिकोण इस फिल्म में बहुत सलीके से पिरोया गया है गुलजार के वहां। और लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है इस फिल्म की, कि प्रेम का तनाव है, त्रिकोण है, लेकिन किसी भी पात्र में दूसरे पात्र के लिए घृणा नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को गुलजार जैसा कोई कवि ही पकड़ सकता है। हाँ? नहीं तो कई बार रचने में चीजें बिगड़ जाती हैं। कहीं घृणा का कोई स्पर्श नहीं है, कुछ भी नहीं। जिनके प्रति बहुत क्षोभ है, जैसे माया अपने माता पिता के प्रति भी बात करती है, तभी वहां घृणा नहीं प्रकट होती है। वो एक तरह से उसके मन का तनाव और दुख ही प्रकट होता है वहां। तो ये एक बड़ी चीज वहां पर है। बहुत कसी हुई कहानी है, एक भी सूत इधर उधर नहीं होता है। अद्भुत संवाद हैं इसमें, बहुत पोएटिक किस्म के संवाद हैं। कई बार उनका तर्क तलाशिएगा तो निराशा होगी। कुछ संवाद ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तर्कातीत होती हैं, और ये सिर्फ प्रेम की दुनिया में संभव होता है। आप उनका कोई तर्क तलाशिएगा तो नहीं मिलेगा। जैसे आदतें चली जाती हैं, अधिकार का भाव नहीं जाता। अब इसका कोई तर्क तलाशिएगा तो हो सकता है कि सफलता न मिले, लेकिन जिस समय ये संवाद चल रहा होता है, उस समय आके चुभता है। ये खलिस कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, आके चुभती है कोई चीज की। ऐसे भी, या वो पहले ही दृश्य में कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है, कहीं कहीं से आवाज आ रही है। हाँ हाँ। तो एक खलिस कहाँ से, मैं कह रहा था कि उसमें ये चीज निकल करके आती है। एक शुरू में ही आता है कि पहले तो तुम माचिस मेरे लिए रखती थी, अब किसके लिए। वहां वो कहती है अपने लिए रखती हूँ, लेकिन उसका अंत में एकदम पता चलता है जब शशि कपूर आते हैं, वो सिगरेट और माचिस दोनों उनको पकड़ा देती है। वो सारी चीजें हैं, लेकिन वहां से जो संवाद शुरू होता है कि अब माचिस किसके लिए, किसके लिए रखती हो, सारी चीजें, सूत्र जुड़े हैं, कोई कुछ भूला नहीं है। लेकिन जो आप मेरी कविता पढ़ रही थी, कहाँ संभव हो पाता है, बहुत सारी चीजें हैं, चीजें निकल जाती हैं। संयोग जो है, ये फिल्म ये चीज बताती है कि जीवन को गणित की तरह नहीं जिया जा सकता है। जीवन गणित नहीं है। जो लोग गणित की तरह जीवन जीते हैं, वो शायद बहुत महान लोग होते होंगे, लेकिन साधारण लोग गणित की तरह जीवन नहीं जी पाते। इसी फिल्म में देखिए संयोग कैसे घटित होता है। अगर रेखा, सुधा का जो पात्र है, अगर वो उस दिन जब वो घर लाने की बात कहता है माया को कि मिल लो, अगर नाराज होकर नहीं चली जाती, और उधर माया भी उस फोन पर जो संवाद हो रहा है पति पत्नी के बीच, उसको सुन करके वहां से न निकल जाती, लौट करके उसको हार्ट अटैक नहीं आता, और जाहिर है कि वो सुधा को वापस नहीं ला पाता है, सारी कहानी इतने ही में घटित हो जाती है। इस विडंबना में, इस संयोग
एक संयोग जो है वो जीवन का पूरा गंतव्य बदल देता है। सबका गंतव्य बदल गया पूरे जीवन में, सभी चरित्रों का गंतव्य बदल गया, सिर्फ एक ऐसा संयोग। इसीलिए कई बार जो हमारे पूर्वज कहते गए हैं कि संयोगों से बहुत सारी चीजें बनती बिगड़ती हैं। हाँ, संयोग जीवन में बहुत कुछ बदल देते हैं। हम लोग किसी से मिलते हैं और वो अच्छा मित्र हो जाता है, कहीं मिलते हैं, संयोग ही तो होता है वो कोई गणित नहीं होता है कि दो लोग आपस में मिलते हैं, मित्र हो जाते हैं, प्रेम हो जाता है, विवाह कर लेते हैं, या जो भी जीवन में उनका आगे बढ़ता है मामला। तो संयोगों की जो भूमिका है जीवन में, उसको बहुत सलीके से, बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्म ढंग से पकड़ते हैं गुलजार। और इसीलिए यह फिल्म विश्वसनीय है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं संयोगों से सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं संयोगों से मार खाए हैं, मात खाए हैं। बहुत सारी चीजें संयोगों ने जीवन में उल्टा सीधा की हैं, इसलिए यह फिल्म बहुत विश्वसनीय लगती है। कैसा हो सकता है ये चीजें एक पर एक कैसे बिगड़ती चली जाती हैं वहां पर और निकलती चली जाती हैं। प्रेम का स्वाभिमान दोनों चरित्रों में है, सुधा में भी है और माया में भी है। कहीं कोई लिजलिजापन नहीं है दोनों के चरित्र में, जैसा कि दोनों लोगों ने कहा, वंदना जी ने भी और विभावरी ने भी, दोनों लोगों ने कहा कि ये अच्छा है। देखिए, सही है कि जो विभावरी कह रही थी कि सुधा जैसी स्त्री, पितृसत्ता को वैसी स्त्रियां पसंद आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको पहचानने की जरूरत है कि पूरी तरह कंडीशनिंग जो है वो सुधा की भी नहीं हुई है, पूरी तरह अनुकूलित वो पितृसत्ता के लिए नहीं है। अन्यथा वो उस दिन नाराज होकर जिस तरह चली गई और एक चिट्ठी लिख करके किसी ऐसी जगह चली गई जहां पता भी न लगाया जा सके, तो पूरी तरह अनुकूलित होती तो ऐसा नहीं कर पाती, पूरी तरह अनुकूलित नहीं है। एक नए दौर की स्त्री का संस्पर्श उसके व्यक्तित्व में है, वो पढ़ाई लिखाई से आया हो या अकेले नौकरी करते हुए आया, जैसे भी हुआ हो, लेकिन एक नई स्त्री का संस्पर्श उसके व्यक्तित्व में दिखाई देता है और वो चीज वहां आई है। फिल्म का अंत एक संश्लिष्ट पेंटिंग की तरह है। एक कूची का मामला नहीं है कि मार दिया इधर से उधर से, खाली जगहों को इस तरह भरा है। उस अंत को कोई पैर छूने की जो व्याख्या है उसको अलग ढंग से भी कर सकता है, देख सकता है, लेकिन उसको किसी वैचारिक ढांचे में न ले जाकर सिर्फ अगर जो संवेदना का ढांचा होता है, सिर्फ उस ढांचे में अगर देखें तो वह दृश्य बहुत कुछ कहता है। वह दृश्य अगर वैचारिक ढांचे में ले जाएंगे तो पैर छूना और तमाम चीजों की व्याख्या बिल्कुल अलग ढंग से हो जाएगी। लेकिन वो संवेदना का जो धरातल है वो बहुत सघन है वहां पर। और एक जितना कहा जा रहा है उस दृश्य में, उससे अधिक वो दृश्य हमसे कह रहा है। यानी जो संवाद है वहां पर, जो नसीर का चरित्र, महेंद्र का चरित्र जो कहता है कि खुश रहो या प्रसन्न रहो, मैं नहीं कर सका, वो कहती है, और उसी क्षण जब शशि कपूर का जो चरित्र है वो आता है और देखता है उस पूरे दृश्य को, तो एक इतनी सघन पेंटिंग है, इतनी संश्लिष्ट पेंटिंग है वो, कि मतलब आप ठहर जाते हैं थोड़ी देर और निश्चित तौर पर आंखें तो भरती ही हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मन भर जाता है। वहां आपका मन भींगने लगता है उस दृश्य के साथ, जिस तरह से जाते हुए वो देखता है उसे। तो खाली शाम खाली हाथ शाम आई, यहाँ तो सुबह का दृश्य है, खाली हाथ सुबह भी आई है। हाँ, अब महेंद्र के पास कुछ भी नहीं है। एक जो उम्मीद का कोई कहीं कोना रहा होगा कि कभी वो मिल जाएगी सुधा और चीजें रह जाएंगी, वो कोना भी वहां छूट गया। वो बहुत आहिस्ता से कहती है कि पिछले वर्ष मैंने विवाह कर लिया है, और वो निकल जाती है। तो और जो शशि कपूर का चरित्र है, जो 1 से 2 मिनट का चरित्र है, वह साहचर्य के नए सौंदर्य शास्त्र की प्रस्तावना की तरह है। वो जिस ढंग से जान करके कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, भागता दौड़ता आता है उसको लेने के लिए, बस पकड़ करके और तमाम साधनों से, तो एक तरह से साहचर्य का एक नई इबारत लिखने की कोशिश भी है उसमें कि संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में भी मित्रता का यह भाग हो सकता है। इस तरह से चीजों को देखा जा सकता है। यह एक नए पुरुष की उपस्थिति है। अब चूंकि उसका बहुत विस्तार नहीं है इसलिए उसकी व्याख्या नहीं, लेकिन संकेत है
कि ये चीजें बदल रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि केयरिंग सिर्फ स्त्री ही नहीं हो सकती पुरुष के प्रति, पुरुष भी हो सकता है स्त्री के प्रति, और निर्लिप्त भाव से हो सकता है। वो महेंद्र को जान करके जिस ढंग से पलट के देखता है, जान करके कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, पूछते हुए कहता अच्छा महेंद्र, और फिर जिस ढंग से वो देखता है, वो निराला की पंक्ति, दोनों महेंद्र उसको देखता है जो मार खा रोई नहीं। आ, तोड़ती पत्थर की जो पंक्ति है, वैसे ही लगता है शशि कपूर के चेहरे पर भी वही भाव आता है। क्या कहते हैं मनोज, जो चरित्र है, और महेंद्र के, नसीर के चेहरे पर भी वही भाव आता है कि कैसे एक चीज है। और अभिनय तो कमाल का, भाई नसीर के बारे में हम सब जानते हैं कि कितने अद्भुत अभिनेता हैं, लगता ही नहीं कि अभिनय कर रहे हैं। रेखा ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया है, अनुराधा पटेल ने बहुत अच्छा अभिनय किया है, शम्मी कपूर का जितना रोल है वो बहुत अच्छा है। सुधा की माँ के का जो रोल है वह भी जितना है, जैसी माएँ होती हैं उस ढंग से ये है। और अद्भुत है ये फिल्म, ये विडंबना, ये आयरनी कि एक समय में नसीर के पास दो दो स्त्रियों का प्रेम है, लेकिन उस सुबह उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृतियां हैं, प्रेम के अस्थि फूल हैं, जिनको अब वो इकट्ठा कर रहा है, करेगा। तो एक जीवन जीवन जो है वो अ, सरल रेखा की तरह नहीं होता। जीवन में संबंध भी सरल रेखा की तरह नहीं होते। बहुत सारी चीजें हैं जो गड्ढमड्ढ होती रहती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बनाती बिगाड़ती रहती हैं, और जीवन इसी में चल जाता है, कई बार नहीं भी चल पाता है। जो माया की मृत्यु है, उसको भी एक ढंग से देखा जा सकता है कि यह समाज बहुत देर तक ऐसी स्त्रियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसकी व्याख्या आप नए ढंग से कर सकते हैं। जिस ढंग से वो मरती है, ठीक है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट है, लेकिन आसान नहीं है उस तरह की स्त्रियों का जो मुक्ति भाव है, जो उनका उनके भीतर जो स्वतंत्रता का भाव है, उसको आसानी से पचा पाना संभव नहीं हो पाता है। एक चीज है। कई चीजें हैं। स्टेशन मास्टर का जो चरित्र है वो रंग भरता है, थोड़ी देर ही है। एक मतलब कह सकते हैं कि उसके होने से कहानी जो है वो एक्सटेंड होती है। पहले आता है अपरिचय का। एक और चीज है जिस पर देखना चाहिए कि एक घटना होती है कि कोई आवाज आती है, वो खाना लेने के लिए चला गया है, तो उठ करके सुधा दरवाजा बंद कर लेती है। एक जो सामान्य भय होता है, फिल्म इन सब छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेम कहते हुए सामान्य चीजों को भूल जाती है, इसीलिए विश्वसनीय लगती है यह फिल्म। और साइकिल से जब वो खाना लेकर आता है और रोटी ऐसे भींगी निकलती है, तो जिस तरह ठठा कर वो हंसते हैं सब, हाँ, उस उस क्षण सब कुछ मतलब लगता है कि कुछ भी नहीं, खाली वो हंसी है, वो पल है, वो उल्लास है। वो अद्भुत अद्भुत दृश्य है वो। और सुधा तौलिए से उसके बाल सुखाती है। हाँ, वो सारी चीजें जो आत्मीयता का पूरा दृश्य वहां लिया है। सबसे बड़ी बात है कि अटैची की चाबी खो गई है, और वो अटैची की खुलती है सुधा की अटैची की चाबी से। इसको भी आप रूपक की तरह, प्रतीक की तरह देख सकते हैं। लेकिन आ, आ, महेंद्र का जो जीवन है वह धीरे धीरे विडंबना का, एक तरह से कहिए कि वो पुंज ही बन गया है। और एक ईमानदार चरित्र तो है वो, महेंद्र जो है वह एक ईमानदार चरित्र है। कहीं कहीं भी उसके पूरे चरित्र में धोखा देने जैसा कोई भाव नहीं है। जहां भी है वो बहुत बेहद ईमानदारी के साथ अपनी चीजों को लेकर के वो आया है। और वो जाने से पहले महेंद्र के सामान सहेजती है, रखती है। लेकिन जो जिसका जीवन ही अब बिखर गया हो, उसका सामान क्या सहेजना और नहीं सहेजना, वो सारी चीजें। लेकिन फिल्म अपने ढंग से रिश्तों को परिभाषित करती रहती है। एक दूसरे के प्रति जो भाव हैं, उनकी व्यंजना, उनको हमारे सामने रखती चली जाती है। अ, एक अच्छी बात इस फिल्म की और है कि कोई भी पक्ष किसी को आरोपित नहीं करता है कि तुम्हारे नाते ऐसा हो गया, तुम्हारे नाते ऐसा हो गया। कोई आरोप नहीं।
जब महेंद्र बता रहा होता है कि तुम चली गई उस दिन पहली बार दिल का दौरा पड़ा, सब कुछ, कहीं कोई आरोप लगाने का भाव नहीं है। एक बड़ी चीज है ये, एक औदात्य है, एक औदात्य है जिसको गुलजार ने बहुत महीन ढंग से इसकी बुनावट की है। और पूरी फिल्म स्टेशन पर और वेटिंग रूम में घटित होती है, और सब चीजें तो आती जाती हैं। प्लेटफॉर्म है, वेटिंग रूम है, ट्रेन है, आ रही हैं, जा रही हैं। आ, एक प्रतीक है कि किसी को ट्रेन मिल जाती है, किसी की ट्रेन छूट जाती है, और किसी को जीवन भर ट्रेन नहीं मिलती, वेटिंग रूम में ही जीवन कट जाता है। कविताएं इसी तरह से सत्य को सामने रखती हैं, अच्छी फिल्में भी इसी तरह सत्य को सामने रखती हैं। और इजाजत जो फिल्म है, जो अंत में वो इजाजत लेती है, इसे मानवीय संबंधों के विस्तार के तौर पर देखना चाहिए, एक एक नए सूत्र की तरह देखना चाहिए कि जो रिश्ते टूट गए थे वो कहीं ना कहीं फिर से मतलब लिंक होते हैं, जुड़ते हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी मिल जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बहुत अच्छी फिल्म, एक ऐसी फिल्म जो हमें संवेदना का नया व्याकरण देती है, संवेदना का नया टेक्स्ट देती है। और जब बहुत पहले अपने किशोर वय में मैंने ये फिल्म देखी थी, तब भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तब इतनी समझ नहीं थी, दूसरे कारणों से अच्छी लगी थी। धीरे धीरे जब समझ बढ़ती गई, अब तमाम जो अन्य कारण हैं, एक टेक्स्ट के तौर पर भी और एक माध्यम के तौर पर भी और अन्य कारणों से भी ये फिल्म बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए अभी फिलहाल मैं यहीं पर अपनी बात को रखूं। धन्यवाद। जी बहुत अच्छा। और समाप्त होने से पहले रश्मि एक दो बातें और कहना चाहेंगे जो जितेंद्र जी की ही बातों से निकल के आया है, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। और उनकी बातों को सुनते सुनते मुझे 60s का बिटनीक कल्चर याद आ गया, लेकिन ये बिटनीक नहीं है और मॉडिफाइड है। दूसरी बात है कि जब जितेंद्र जी व्याख्यायित कर रहे थे रिलेशनशिप को, तो आप एक चीज और गौर करेंगी कि इस फिल्म में ना लगातार सितार की धुन बजती है। और दूसरी जैसे कि बीथोवन को हम लोग सुनते हैं और उसकी आवाज दूर तक गूंजती रहती है, तो इस फिल्म में जो संगीत की जो भाषा है वह तो है ही, वो तो अद्भुत है, लेकिन उसके साथ जो जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिया गया है वो पूरा का पूरा, हालांकि उसका तौर तरीका वेस्टर्नाइज, जहां पर कि हम देखते हैं कि गीत बजते रहते हैं एक तरफ, दूसरी चीजें मतलब कि पैरेलल जक्स्टा पोजीशन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इस फिल्म में जक्स्टा पोजीशन में, जैसे कि जितेंद्र सर ने कहा कि एक तरफ ट्रेन गुजरती है, एक तरफ मन के मनोभाव गुजरते हैं, एक तरफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलता रहता है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ, खास करके मुझे म्यूजिक का ध्यान आ गया और लगातार हम देखते हैं कि उसमें सितार बजता रहता है। तो ये बहुत एक अपने अपने खास किस्म में ये भारतीयता की निशानी है। भारतीय फिल्म कैसे हो सकती है इस नए अंदाज में, उसकी ये मतलब कि एक विशेष दृष्टि है। जी जी, क्योंकि बात से बात निकलती है तो थोड़ा सा हमने शेयर कर लिया। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उस सुबह महेंद्र के पास कुछ नहीं है। महेंद्र के पास एक वक्त पे बहुत कुछ होता है और कुछ नहीं है। जब आप अपनी ये बात रख रहे थे, मेरे जहन में जॉन एलिया याद आ रहे थे, और जॉन एलिया का वह शेर कि एक हुनर है जो कर गया हूं मैं, एक हुनर है जो कर गया हूं मैं, सबके दिल से उतर गया हूं मैं। तो फिल्म जहां पर खत्म होती है, जिसकी तरफ आपने संकेत किया कि शशि कपूर और महेंद्र एक दूसरे को देखते हैं, उस वक्त महेंद्र एक हारे हुए प्रेमी और पति दोनों ही रूपों में नजर आते हैं। आपने बहुत सी बातें जो मैंने नोट की है, जल्दी जल्दी मैं पढ़ दूं कि गुलजार की फिल्में सधी हुई कविता की तरह हैं। प्रेम गुलजार की फिल्मों का प्राण तत्व है। बंगाल का रूमानी प्रभाव गुलजार की निर्मिति में है, और प्रेम की उदात्तता गुलजार की फिल्मों में है। गुलजार की फिल्मों में संगीत प्राणवायु की तरह है।
मेरा कुछ सामान गीत युवाओं के मन का रसायन है। प्रेम की आयरनी को रखता यह गीत है। प्रेम की अमरता और नश्वरता का गहरा द्वंद भी इस गीत में है। और ट्रेन फिल्म का रूपक है। सुधा और माया एक दूसरे से भिन्न होकर भी एक दूसरे से मिलती हैं। लिव इन की अवधारणा फिल्म की ओर से दिया गया एक संकेत है। परिवार, प्रेम और मुक्ति का त्रिकोण फिल्म का मुख्य स्वर है। क्षोभ के बावजूद किसी के प्रति घृणा नहीं है। कुछ बातें तर्कातीत होती हैं और यह प्रेम की दुनिया में ही संभव है। आदतें चली जाती हैं, अधिकार नहीं जाते, जीवन गणित नहीं है। और एक बात की, प्रेम के अस्थि फूल लिए सुधा महेंद्र से इजाजत मांगती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर आपके इस वक्तव्य के लिए, सारगर्भित वक्तव्य के लिए। बहुत समृद्ध हुए हैं हम सभी सुनकर। और जिस तरीके से विभावरी जी ने बहुत संक्षिप्त लेकिन जिन बातों की तरफ आपने संकेत किया, विशेष करके माया और सुधा के किस तरीके से कि सुधा की जो निर्मिति होती है, कैसे एक भारतीय नारी और भारतीय पत्नी को हम किस रूप में देखते हैं। वंदना झा जी ने प्रेम के साथ साथ उस प्रेम को दर्शाने वाले जो दृश्य हैं उनको किस तरीके से गुलजार रचते हैं। और आप दोनों के वक्तव्यों को एक कहते हैं ना कि एक सुंदर एक कोलाज की तरह समेटते हुए सर ने, आदरणीय जितेंद्र सर ने अपनी बात रखी। मैं कस्तूरी मंच की ओर से, अपने दर्शकों की ओर से, अपने श्रोताओं की ओर से डॉक्टर विभावरी जी, प्रोफेसर वंदना झा जी और प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करती हूँ। और इस इजाजत के साथ आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करती हूँ कि अगली किसी फिल्म में आप सभी को सुनने का फिर से अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत अच्छा बोला। शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा रश्मि, बहुत अच्छी बात। और अब जब सब सुन लिया है हम लोगों ने, तब तो बहुत सारी बातें अब हम लोग के जहन में आ रही हैं और शायद मौका मिला तो और फिर हम लोग और इस पर अध्ययन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और जितेंद्र सर, आपने बहुत सुंदर बात कही कि जीवन गणित नहीं हो सकता। बहुत ही खूबसूरत बात थी कि जीवन गणित नहीं हो सकता, और फिल्म बहुत सुंदर तरीके से इसे दिखाती है। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा वक्तव्य। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका वक्तव्य बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। थैंक यू। नमस्कार।